नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहली खबर होगी सियासत की दो बड़ी पार्टियों से जुड़ी हुई, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रही हैं। चुनावी बॉन्ड पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, तो कांग्रेस अकाउंट फ्रीज का आरोप भी लगा रही है। इस खबर पर बाकी डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो बीते दिन हाईकोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें नाखुश वापस लौटना पड़ा। आज भी केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई अर्जी दाखिल की। दरअसल केजरीवाल ईडी के बार समय के बाद पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वहीं ईडी का कहना है कि जरूरी नहीं है कि वो उन्हें गिरफ्तार ही करें। पूरी डिटेल में खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले महिमा सिंह कंवर का रुख करते हैं। देखिए, तीसरी बड़ी खबर बिहार से। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। छात्रों ने आज जेडीयू दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि नई शिक्षा नीति में बदलाव किया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि ऐसा नहीं किया गया तो प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। चौथी बड़ी खबर के लिए चलते आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां 2 मासूमों की हत्या मामले में मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद आज दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर है चुनावी बॉन्ड को लेकर। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। बॉन्ड नंबर की जानकारी एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। यह बॉन्ड नंबर जो यूनिक नंबर था, यह एसबीआई की तरफ से नहीं दिया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि पूरी डिटेल्स यूनिक नंबर के साथ दी जाए, और इसी के बाद यह हलफनामा एसबीआई की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने तमाम डिटेल्स परचेजर नाम के साथ जारी की थी, जिसमें पार्टियों के नाम का भी जिक्र था। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, अब जो हलफनामा है एसबीआई की तरफ से दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट की, उसकी डिटेल्स दीजिए। अब इस हलफनामे के बाद एसबीआई क्या सबमिट कर रही है या कर चुकी है चुनाव आयोग को? देखिए पूर्णिमा, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने जो बॉन्ड नंबर से जो जुड़ी जानकारी थी वो चुनाव आयोग को सौंप दी है। और कंप्लायंस एफिडेविट अब से थोड़ी देर पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट इसमें यही है पूर्णिमा की, इस पूरे मसले को लेकर, बॉन्ड नंबर को लेकर जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर थे कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है वो एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब ये जो तमाम जानकारी है वो चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। जैसे ही चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, ये पता चल सकेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ये सबसे बड़ा अपडेट होगा अब तक का, क्योंकि ये जानकारी एसबीआई ने नहीं दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाया था और निर्देश दिया था कि 21 मार्च को शाम 5 बजे तक आप कंप्लायंस एफिडेविट फाइल कीजिए और हमारे आदेश का पालन करने की जानकारी हमें दीजिए। तो वो जानकारी एसबीआई ने थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट को दी है। कंप्लायंस एफिडेविट है, अब इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई कोई भी अब ऐसी जानकारी नहीं है जो एसबीआई के पास बची हुई है, और वो अब सब कुछ साझा कर चुका है चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जी बिल्कुल पूर्णिमा, अब ये सबसे अहम बॉन्ड नंबर की जानकारी थी जो कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर में होता था। वो जानकारी अब आखिरी जानकारी थी, और इससे जुड़े भी तमाम जो जानकारी जो थी उसने एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंप दिया है। क्योंकि सुनवाई के दौरान एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि हम चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी, यानी कि जो बॉन्ड नंबर के अलावा भी जितनी जानकारी है, इरिलेवेंट भी जो जानकारी है, वो भी हम चुनाव आयोग को सौंप देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद असर ये हुआ है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को सौंप दी है। और सबसे अहम बात है कि जैसे ही चुनाव आयोग इन तमाम जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड करेगा, पब्लिकली लोग जान सकेंगे कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ये अब तक हाइड था, क्योंकि एसबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर चुनाव आयोग को अवेलेबल नहीं कराया था। ठीक है सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। बिना सीट शेयरिंग ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। कुमार सर्वजीत को लालू ने स्वयं ही पार्टी का सिंबल दिया। जेडीयू के पूर्व विधायक को औरंगाबाद से बनाया है उम्मीदवार। गया से कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाया गया है। एक बड़ी जानकारी, कुमार सर्वजीत को लालू ने स्वयं ही पार्टी का सिंबल बनाया है।
जेडीयू के पूर्व विधायक को औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिहार की सियासत में ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बिना सीट शेयरिंग ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इंडी गठबंधन जिसके झंडे को लेकर के लालू खेमे से तेजस्वी आगे बढ़ रहे थे, क्या उस इंडी गठबंधन में कोई दरार पैदा होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बिना सीट शेयरिंग ही आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। या फिर ये भी संभावनाएं हैं कि जो लगातार बैठकें चल रही है बिहार की सियासत को लेकर, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के, हो सकता है पहले ही चिंतन मंथन हो चुका हो इन सीटों के लिए खास तौर पे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज है और उसके पास पोस्टर छपवाने तक के पैसे नहीं बचे। बीजेपी ने अब कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया। कैसे बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, इस पर आप देखिए इस खास रिपोर्ट को। 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। 24 की लड़ाई चुनावी बॉन्ड पर आई। कांग्रेस का बड़ा आरोप, चुनाव से पहले खाते फ्रीज और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? Which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। प्ली पर सुनवाई चल रही थी हाईकोर्ट के अंदर। दरअसल केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते थे और इसको लेकर के ये प्ली दी गई थी और इसी पर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई चल रही थी। लेकिन केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है दिल्ली हाईकोर्ट से। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, जिस बात का अंदेशा एक तरह से जताया जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं रहता है, वही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। गिरफ्तारी से संरक्षण देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार किया है, क्योंकि केजरीवाल ने आज ही एक नई अर्जी लगाई थी कोर्ट में और ये कहा था कि वो ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं, लेकिन अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो वो पेश नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए तब वो ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया है। केजरीवाल को लेकर जो गिरफ्तारी का जो संरक्षण मांग रहे थे केजरीवाल, इस मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी जो है वो स्वतंत्र है, जांच के बाद यानी कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि 9 सम्मन भेजे जाने के बावजूद भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और आज जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने तमाम सबूत जो है जो केजरीवाल के खिलाफ थे वो भी दस्तावेज अपने पास मंगवाए थे। उसे देखने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण जो है वो दिल्ली शराब घोटाले के जुड़े से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ईडी इस मामले में जांच एजेंसी है और जब तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर जब ईडी इस मामले में जांच कर रही है तो इस ऐसे मामले में कोर्ट का दखल नहीं हो सकता है। यानी कि कोर्ट ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मामले में आज ईडी ने हाई कोर्ट को अहम जानकारी ये दी थी कि इस पूरे केस में
केजरीवाल के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत रहे और मुख्यमंत्री के नाते नहीं, वो एक व्यक्तिगत तौर के नाते केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। और एक बात अहम ईडी ने यह भी कही थी कि हम केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों बातें जो है ईडी ने हाईकोर्ट में कही थी। और क्या हाईकोर्ट ने भी कोई नई तारीख भी दी गई है अगली सुनवाई के लिए? देखिए, जो मेन याचिका है केजरीवाल की जिसपे कल सुनवाई हुई थी, उस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 2 हफ्ते का समय कल हाईकोर्ट ने दिया था कि आप जवाब दीजिए। और आज जो नई अर्जी लगाई गई थी वो सिर्फ गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि अगर हम ईडी के सामने पेश हो तो हमें मतलब ईडी गिरफ्तार ना ये करे। जो मांग है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये स्टे अरेस्ट को लेकर थी, है ना? और स्टे अरेस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि हम इसको लेकर संरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे में अब बार बार जब समन भेजा जा रहा है तो अब अरविंद केजरीवाल के पास रास्ता क्या है? पेश तो अब उनको होना ही पड़ेगा ना 9वें समन के बाद। जी बिल्कुल, देखिए आज हाईकोर्ट ने भी एक अहम सवाल पूर्णिमा ईडी से किया था कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बार बार ईडी आप बार बार सम्मन क्यों भेज रहे हैं? आप किसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं? आपको किसने रोका है? ऐसे कई सवाल थे, हाईकोर्ट ने आज ईडी से पूछा था। तो ऐसे में अब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने मांग उठाई थी कि हमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए, तब हम ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और क्या इसका मतलब ये भी है सुमित कि जो सबूत ईडी की तरफ से पेश किए गए, जिसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हम गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दे सकते, वो ईडी के पक्ष को मजबूत करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के सामने? जी बिल्कुल, देखिए तमाम मटेरियल्स जो हैं, तमाम साक्ष्य दस्तावेज जो हैं वो आज ईडी ने हाईकोर्ट को सबमिट किए थे। 2:30 बजे दोबारा सुनवाई जब शुरू हुई थी तो ईडी ने कहा था कि ये जो दस्तावेज हम हाईकोर्ट को दे रहे हैं वो कम से कम केजरीवाल को ना दिया जाए। ऐसे में अब इस पूरे मसले को लेकर आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि जब शराब घोटाले में लाभ का पैसा आम आदमी पार्टी को पहुंचा था तो आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हम आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और संभवतः अगर पूछताछ होगी तो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। और इस मामले में अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो सीधे तौर पर केजरीवाल इस मामले में आरोपी होंगे। तो ऐसे में अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो केजरीवाल पर लटक रही है। हो सकता है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टी हो जाएगी कल के बाद, तो हो सकता है वो आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का भी केजरीवाल रुख करें। लेकिन ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फौरी तौर पर राहत नहीं मिली है। सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, एनडीए में शामिल होने पर राज ठाकरे पर सस्पेंस बरकरार है। राज ठाकरे ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सीएम शिंदे और फडणवीस से मुलाकात के बाद बैठक की। 9 अप्रैल को शिवाजी पार्क में रैली करेगी एमएनएस। गुड़ी पड़वा पर के मौके पर यह रैली होनी है, ये जानकारी सामने आई थी। और अभी कुछ ही वक्त पहले सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे ने बैठक की। 2 दिन पहले दिल्ली आए थे राज ठाकरे। एमएनएस चीफ ने तब विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और 2 सीटों की डिमांड की थी। शिरडी और मुंबई की एक सीट को लेकर उन्होंने दावेदारी पेश की थी। और ऐसे में अब एनडीए के बाकी घटक दलों से मुलाकात के बाद, नेताओं से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे या नहीं। इंटरमीडिएट के छात्रों ने नई शिक्षा नीति में बदलाव के लिए पटना में जेडीयू दफ्तर का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने नारेबाजी की और बदलाव न होने तक प्रदर्शन की चुनौती भी दी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस हाथापाई करते हुए भी नजर आई है। छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े, वो भी शिक्षा की नीतियों के लिए। जी हां, आज ऐसा ही कुछ हुआ पटना में, जहां 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वो भी किस लिए? इसलिए कि नई शिक्षा नीति में बदलाव हो सके। छात्रों ने जेडीयू दफ्तर का घेराव किया, प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।
इंटरमीडिएट के छात्रों ने पटना में जेडीयू दफ्तर का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करे छात्र और छात्राएं नई शिक्षा नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। हमें कॉलेज से नहीं जाना, हमें स्कूल में नहीं पढ़ना, हमें कॉलेज में ही पढ़ना है और कहीं नहीं जाना। हम लोग स्कूल में एडमिशन नहीं लेना था, इसलिए कॉलेज में एडमिशन लिए। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बोल रहे कॉलेज स्कूल में जाओ। हम लोग क्यों जाए? हम लोग अपने मेरिट लिस्ट से निकल के आए हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम इतने सारे, नहीं जाएंगे हम लोग स्कूल में, हम लोग कॉलेज नहीं पढ़ेंगे। एक साल बर्बाद नहीं किया जाए, हम लोग एक साल तक कम से कम यहाँ पढ़े, यही मांग है। जो न्यू सेशन है उसको किया जाए स्कूल में, हम लोग को स्कूल में नहीं किया जाए, यही मांग है। प्रदर्शन करे छात्राओं के साथ पुलिस हाथापाई करती हुई नजर आई। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक नियम में बदलाव नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। लोग क्या करते हैं, गंदे लोग हाथ से टच कर रहे हैं हम लोग को और लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। हम लोग बताइए हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? कुछ बैठाया जा रहा है। हाँ सर, बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। 50 बच्चे पीछे गाड़ी के मर जाते तो, और लेडीज पुलिस बोलती है कि तुमको बाहर निकालेंगे, रुको अभी बताते हैं तुमको। जेंट्स पुलिस भी टच किए हैं हम लोग को। जेंट्स पुलिस हम लड़कों क्यों लेके गया है? पुलिस प्रशासन है। आखिर क्या है नई शिक्षा नीति? बिहार के सभी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत कार्यक्रम शुरू होंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। इसे लेकर राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। स्नातक को लेकर अहम फैसला लिया गया था। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए फैसला था। जानकारी के लिए बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से अलग हो जाएगी। मेरे संज्ञान में आज आया है, तो जो उसमें कुछ निर्णय सरकार ने लिए थे पहले, जहाँ तक हमें पता है, तो उसमें जो उचित होगा मैं देख करके उसमें निर्णय लूंगा। राहत मिलने की संभावना है? मुझे देख लेने दीजिए कि उसमें क्या निर्णय पहले लिए गए हैं और इनकी मांगे क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी। इस वजह से इस साल से डिग्री कॉलेजों में 11वीं क्लास में नामांकन बंद कर दिए जाएंगे और अभी डिग्री कॉलेजों में 11वीं की पढ़ाई कर रहे छात्र उस कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। छात्रों को 12वीं तक की पढ़ाई उच्च माध्यमिक स्कूलों में करनी होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में 1997 डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद की जाएगी। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इन्हें छुआ है और जेंट्स पुलिस क्योंकि थे, महिला पुलिसकर्मी की संख्या कम थी। इन लोगों का आरोप यह है कि इन लोगों को जो है यहाँ से अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार जो है ये प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त वीरचंद पटेल पथ है पटना का और यहाँ पर लगातार जो है बड़ी संख्या में छात्राएं जो हैं वो पहुंची और प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद एक्शन में शिंदे अपने विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। शिंदे ने अपने लोगों को आश्वस्त किया है। 24 के चुनाव को लेकर के मीटिंग में चर्चा हुई, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब से कुछ ही देर पहले फडणवीस, शिंदे और राज ठाकरे के बीच में मीटिंग हुई। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, मेरे सहयोगी। अभिषेक, क्या बातचीत हुई है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में बड़ी अहम मीटिंग हुई है क्योंकि अमित शाह से राज ठाकरे जब मुलाकात करके मुंबई लौटे थे दिल्ली से, उसके बाद पहली बार ये मीटिंग तीनों नेताओं की हुई है और तीनों नेताओं की मीटिंग अहम मीटिंग मानी जा रही है। सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि जो चौथे यहाँ पर यानी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल अजित पवार, वह इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये तीन नेताओं की मीटिंग में बहुत कुछ बात हुई है और घंटे भर से अधिक मीटिंग चली है। हालांकि मीटिंग अब खत्म हो चुकी है उनकी और मीटिंग के बाद अब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 2 सीट राज ठाकरे जो है मांग रहे हैं बीजेपी से, एनडीए से, कि 2 सीट उनको महाराष्ट्र में मिले। एक मुंबई का दक्षिण मुंबई और दूसरा शिरडी या फिर नासिक की सीट वो लोकसभा की मांग रहे हैं, जिससे अब तक सहमति नहीं बनी है। कारण साफ है कि शिवसेना की तरफ से और साथ ही अजित पवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें सीटों पे अधिक लोगों को लेना सही नहीं होगा। कहीं न कहीं आपस में विरोध चल रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी और तमाम उसे बनाने की बातें चल रही है और इसलिए एकनाथ शिंदे को भी इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है कि अभिषेक, कहीं डर इस बात का तो नहीं था एकनाथ शिंदे और अजित पवार को कि वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे महाराष्ट्र की इस राजनीति में?
बिल्कुल, देखिए तमाम अटकलें बिल्कुल लगाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार की पहले से मीटिंग फिक्स थी और वो टाइम के बड़े पाबंद होते हैं और इसलिए उस मीटिंग में उनको जाना था, यहाँ पे नहीं आए। लेकिन आप समझ सकती हैं कि हम सब समझ सकते हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है देश भर में और इस वक्त सीटों का बंटवारों को लेकर बातचीत चल रही है और एक महत्वपूर्ण घटक जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल है वह इस मीटिंग में नहीं थे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं जरूर बात निकली दूर तक जाएगी। लेकिन हाँ, इसको अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन साफ है कि सब कुछ जो तीनों महाराष्ट्र में शामिल हैं या यूं कहें हम अजीत पवार वर्सेस एकनाथ शिंदे, जो सिद्ध युद्ध कहते हैं महाराष्ट्र सरकार में हमेशा शुरू से चल रहा है। हाँ। लेकिन यह बात कहां तक जाएगी देखना होगा। लेकिन हाँ, तो बीजेपी समझ लें कि राज ठाकरे का एनडीए में शामिल होना, महायुति में शामिल होना पक्का हो गया? और देखिए, अब तक जिसे बताया कि सूत्रों के हवाले से यह बात बिल्कुल पक्की है कि शामिल हो रहे हैं, लेकिन यह बात भी देखनी होगी कि औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। अंदर खाने से विरोध भी हो रहा है कि अगर राज ठाकरे को लेते हैं तो राज ठाकरे के लेने से कई नुकसान भी हो सकते हैं, कई फायदे भी हो सकते हैं। नुकसान इस बात को लेकर हो सकते हैं कि चूंकि बड़े स्टेट में हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, चूंकि उत्तर भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ा एजेंडा एक जमाने में राज ठाकरे अपनाया था। आपको सभी को पता है, हम सभी को कि किस तरीके से मनसे के द्वारा उत्तर प्रांतियों के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा चला जाता रहा है, तो कहीं बड़ा वो मुद्दा बन सकता है इलेक्शन में। उस बातों को भी ध्यान में बीजेपी रख रही है, क्योंकि बीजेपी के भी कुछ यूट्यूब मैं बता रहे हैं नेता, वो भी राज ठाकरे के विरोध कर रहे हैं कि अगर यह आएंगे तो महाराष्ट्र में भले उत्तर भारतीयों का वोट मिले ना मिले, लेकिन वह जो असर होगा वह उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीति में बन सकता है। तो इसलिए किस तरीके से इनको प्रयोग करना है देखना होगा। यह बात पर चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे विधानसभा के लिए मान जाएं, लोकसभा में अपनी सीटों को ना खड़ा करें, वह अपने किसी को कैंडिडेट को ना खड़ा करें ताकि ऑटोमेटिक समर्थन उन्हें मिल जाएगा। तमाम ऐसे बातों पर लगातार बातचीत चल रही है। ठीक है, मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है अभिषेक, लेकिन मेल मुलाकातों से निकलकर क्या सामने आता है ये तो जाहिर है कि आगे ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।